मूवी के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जानन को देखते हैं एंड जानन अपने सिस्टर इन लॉ के साथ होती है यानी कि डेजी। और डेजी का जो भाई है जिसका नाम लियो है वो जानन का हस्बैंड होता है। यहाँ पर जानन उसके लिए केक बनाकर ले जा रही होती है। डेजी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे भैया के लिए कुछ ज़्यादा ही करती हो, तुम्हें इस क्रीम से एलर्जी है लेकिन इसके बाद भी तुमने मेरे भैया के लिए इतना प्यारा केक बनाया। मुझे तो लगता है कि तुम्हें थोड़ा कम काम करना चाहिए, वरना क्या पता किसी दिन मेरा भाई तुम्हारे सर पर चढ़ जाए और अपनी हुक्म ही चलाने लगे। जानन कहते कि इसमें क्या हुआ, ऐसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और लव का जाहिर करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ पर हम उसको शीन के साथ बैठा हुआ देखते हैं, यानी कि जानन का हस्बैंड लियो शीन के सामने बैठा हुआ था। एंड यहाँ पर लियो की मम्मा यानी कि जानन की मदर इन लॉ कह रही थी कि शीन और तुम तो एकदम परफेक्ट मैच लगते हो। शीन यहाँ पर जानन और डेजी को आते हुए देख लेती है तो वो आंटी को जानबूझकर पूछती है कि ये परफेक्ट मैच से आपका क्या मतलब है। यहाँ पर वो आंटी उसे बोलने लगती है परफेक्ट मैच से मेरा मतलब ये है कि जैसे ही जानन आएगी ना तुम मुझसे डिवोर्स लेना, उसके बाद में तुम शीन से शादी कर लेना क्योंकि तुम दोनों एकदम परफेक्ट कपल्स लगते हो। यहाँ पर जानन को ये सारी बात सुनकर पसंद बिल्कुल नहीं आती तो फिर यहाँ पर वो पूछने लगती है कि मदर इन लॉ आप जो बोल रही हो आप क्या कह रही हो, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आंटी बोलने लगती है कि तुमने जो सुना मैंने वही कहा है, अब मैं अपनी बातों को रिपीट नहीं करना चाहती, ऐसी भी मैं सच्चाई ही बता रही हूँ। डेजी यहाँ पर अपनी मम्मा से बोलने लगती है कि मम्मा ये तो गलत बात है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और आखिरकार आप रानन के बारे में ऐसा क्यों बोल सकती हो। रानन हमारे लिए क्या कुछ नहीं करती है, आज सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच वो सब कुछ उसने ही तो प्रिपेयर किया है। आंटी बोलते तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया, यहाँ पर तो कुक और मेड्स है जो ये सारे काम कर भी सकते हैं, और रही बात उसकी खाने की तो मैंने बस 2 निवाले खाए हैं। फिर बाद में यहाँ पर रैनन लियो से पूछने लगती है कि तुम्हारी मॉम जो कह रही है क्या वो सब सच है। तो फिर यहाँ पर डेजी बोलती है कि अरे तुम भी क्या मम्मा की बातों में आ रही हो, मेरा भाई तो तुमसे बहुत प्यार करता है और वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर लियो रैनन से कहने लगता है कि वो केक डिश में लेकर आओ, वो क्या है ना शीन को बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है। यहाँ पर रैनन को उसके हस्बैंड की कही हुई बातों पर यकीन नहीं होता। डेजी यहाँ पर लियो को कहने लगती है कि भैया आप क्या सचमुच ये सही जैसे बोल रहे हो, आपको पता है ना कि आज आप दोनों की एनिवर्सरी है और आज ही के दिन आप इस डाइवोर्स की बात कर रहे हो। आंटी बोले थे कि हाँ सही कह रहा है बेटा डाइवोर्स की बात कर कर, और ऐसे भी ऐसा थोड़ी ना है कि लियो यहाँ पर रैनन के बिना मर जाएगा, वो भी उसके बिना जी सकता है। डेजी यहाँ पर अपनी मम्मा को कुछ बोल ही नहीं पाती है और यहाँ पर लियो गुस्सा करने लगता है रैनन पर, कहता है कि मैंने तुमसे एक बार कह दिया और आखिरकार कितनी बार तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऑन रिपीट से बोला करूँ। फिर यहाँ पर रैनन इमोशनल हो जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर रैनन को पास्ट की बात आने लगती है और हमें पास्ट की बात दिखाई जाती है जहाँ पर रैनन अपनी कैट को ढूंढ रही होती है एंड यहाँ पर स्नोफॉल भी बड़ी तेजी से हो रहा था। लेकिन इतने में ही यहाँ पर लियो रैनन की कैट को लेकर आ जाता है। रैनन यहाँ पर अपनी कैट को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड हमें पता चलता है कि रैनन के फैमिली में अब कोई नहीं रहा, रैनन और उसके कैट के अलावा, और वो अपने कैट को बहुत अडोर भी करती है। इसके बाद में लियो और उसके बीच में बहुत इंटेंस बातें होने लगती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर रैनन को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये वही पास्ट वाला लियो है या फिर कोई और। फिर रैनन कहते हैं कि हाँ डाइवोर्स की बात मैं सुन सकती हूँ। तो फिर लियो से बोला था कि हाँ जाओ उस कॉफ़ी टेबल पर डाइवोर्स के पेपर पड़े होंगे, उसे साइन कर दो और घर से निकल जाओ। यहाँ पर कुछ दिन में भी रैनन उस पेपर्स को लेने के लिए चली जाती है। लेकिन दूसरे हम यहाँ पर शीन को और आंटी को देखते हैं जहाँ पर वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही खुश थे। रैनन के वहाँ से जाने के बाद शीन यहाँ पर लियो से कहने लगती कि मुझे लगता है तुम्हें जाकर रैनन से माफ़ी मांगनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी है। लियो बोलता है कि जाने दो, मैं क्या कर सकता हूँ, साइन करना है तो कर दे। डेजी यहाँ पर अपने भाई से कहने लगती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हो रैनन का पेपर साइन करने के लिए, देखना तुम बहुत रिग्रेट करोगे। दूसरा रैनन यहाँ पर उस रूम में चली जाती है जहाँ पर वो डाइवोर्स की फाइल को देख लेती है एंड उसे यकीन नहीं हो रहा होता है अब तक लियो ने उसे जो कुछ भी कहा। दूसरे यहाँ पर डेजी को उसकी मम्मा चिल्लाती है कि आखिरकार अपने भाई से कोई ऐसे बात करता है। डेजी यहाँ पर कहने लगती है कि ऐसे भाई से तो अच्छा है मेरा भाई कोई ना हो। दूसरे यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि शीन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीन कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं अब्रॉड से इतने टाइम बाद आई हूँ एंड यहाँ पर डाइवोर्स वाली बात छिड़ गई, मैं जाकर अभी रैनन से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन लियो यहाँ पर उसे रोक देता है। साथ साथ आंटी भी उसे कहती कि नहीं तुम्हें
अंदर जाकर उस लड़की से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी वो तुम्हारे माफ़ी के लायक नहीं है और तुम कितनी काइंड हार्टेड हो। और रही बात इस डाइवोर्स की, तो होने दो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे तो लगता है वो पेपर्स को साइन नहीं करेगी, वो खुद ब खुद बाहर आएगी और उसे डाइवोर्स विथड्रॉ करने के लिए कहेगी। शेन यहाँ पर कहने लगते कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी 4 साल की शादी पर कोई इफेक्ट गिरे। तो फिर अगर रैनन ने साइन भी कर दिया तो प्लीज़ उसे मना कर देना, क्योंकि मैं किसी की 4 साल की शादी को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। लियो भी कहता है कि हाँ, मैं ये तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ कि वो डाइवोर्स पेपर पर साइन बिल्कुल भी नहीं करेगी। दूसरा यहाँ पर रैनन उस फाइल को खोल लेती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अगर उसे मुझे डाइवोर्स देना ही था तो 4 साल का वेट क्यों किया, और अगर यही चीज़ करनी थी तो मेरे साथ प्यार क्यों किया। वह यहाँ पर वो पेपर्स को साइन करने जा रही थी, लेकिन इतने में वहाँ पर डेज़ी आ जाती है जो उसे कहने लगती कि नहीं, तुम इन पेपर्स का साइन नहीं कर सकती, तुम अपने 4 साल की शादी को खराब कर दोगी सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से, और तुम उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। रैनन यहाँ पर कहते कि हाँ, अगर खाली वो लड़की होती तो बात अलग थी, लेकिन तुम्हारा भाई भी बहुत इंटरेस्टेड है तो मैं पीछे नहीं हट सकती, और ऐसे भी मैं लियो के बगैर जी सकती हूँ। इतना कहकर वो उन पेपर्स पर साइन करने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन रूम से लिविंग रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो डाइवोर्स पेपर्स उस टेबल पर फेंक देती है एंड यहाँ पर उस पर कुछ सिग्नेचर होते ही नहीं है। फिर बाद में लियो कहना था कि देखा, मैंने कहा था नहीं सिग्नेचर नहीं करेगी। साथ साथ उसकी मम्मा भी सेम बात ही कहती है। यहाँ पर रैनन बोलते कि हाँ, अभी तक तो मैंने सिग्नेचर नहीं किया है, इन डाइवोर्स पेपर्स में मुझे 2 से 3 चीज़ें ऐड करनी है। तुम मुझे डाइवोर्स दे रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हारे 100 कमर्शियल से डिजर्व करती हूँ। मुझे वापस से एग्रीमेंट बना के दो, उसके बाद ही मैं इस पर साइन करूँगी। और तो यहाँ पर लियो के पास वो वाला एग्रीमेंट भी रेडी होता है, जहाँ पर वो एग्रीमेंट निकाल कर रैनन को देने लगता है। रैनन उसे कहती कि सबसे पहले तुम साइन करो, और लियो यहाँ पर उस पर साइन कर देता है। फिर वो रैनन से कहता है कि लो, अब मैंने सिग्नेचर कर दिया है, ये लो और इसे साइन कर दो और इस फैमिली से चली जाओ। मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो। आंटी भी यहाँ पर बोलने लगती कि हाँ, इतने सालों से हमने तुम्हें पैम्पर किया है, तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, तुम हमेशा से इस पर डिपेंड रही हो, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, इसे साइन करो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर होता है लियो इस इंटेंशन बैठा हुआ था कि रैनन इस पेपर को साइन कर ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर रैनन साइन कर देती है और अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर वहीं पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। और इस चीज़ को देखकर तो लियो खुद ब खुद ही बहुत शॉक हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाती है, जहाँ पर लियो होता है डाइनिंग टेबल पर, और यहाँ पर वो अपने टाई को बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे उसकी टाई बन ही नहीं रही थी। इतने में ही डेज़ी आकर उसे ताने मारने लगती है कि अरे, लगता है कोई अपनी वाइफ के बिना अपनी खुद की टाई भी नहीं बांध सकता। फिर यहाँ पर लियो से बोलने लगता है कि ज़रूर उससे तुमने कल रात को कॉल किया होगा और उसने तुमसे रोते हुए कहा होगा कि प्लीज़ अपने भाई से कहना कि मुझे वापस एक्सेप्ट कर ले। तो डेज़ी कहते कि नहीं, तो तुम तो अलग ही डिल्यूजन वर्ल्ड में रह रहे हो, तुम्हें नहीं लगता माफ़ी अगर किसी को मांगनी चाहिए तो वो तुम हो। लियो कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा, मैंने डाइवोर्स के लिए कहा था उसे, न कि उसने मुझे। इतने में यहाँ पर कुक उसके लिए नूडल्स लेकर आ जाती है, जहाँ पर लियो नूडल्स को खाने लगता है एंड उससे कहते हैं कि ये कैसा नूडल्स तुमने बनाया है, इसमें तो अनियन का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो। कुक यहाँ पर खाने लगते हैं, लेकिन आपको तो ग्रीन अनियंस पसंद नहीं है तो मैं इसमें क्यों ही डालूंगी। लियो से कहते हैं कि मेरा मतलब है इसमें डालो मत, लेकिन कम से कम उसका टेस्ट तो ला सकती हो ना। कुक बोलते कि आपको खुद को समझ आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो, बिना ग्रीन अनियंस नूडल्स में डाले मैं ग्रीन अनियन का टेस्ट कहाँ से ला सकती हो। यहाँ पर लियो बोलने लगता है तुम्हें रैनन ने कुछ सिखाया नहीं है, रैनन मुझे ऐसी नूडल्स दिया करती थी। तो फिर यहाँ पर कुक बोलने लगते कि अगर आपको आता हो ना तो जाकर आप खुद ही बना लीजिएगा, इस तरीके से आप मुझ पर चिल्लाइए मत, एक तो इतनी कम सैलरी आप मुझे देते हो। यहाँ पर लियो को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि देख रही हो ये मुझसे कैसे बात कर रही है। कुक बोलने लगते कि हाँ, क्योंकि आप अपने डाइवोर्स का गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। यहाँ पर डेज़ी भी लियो से कहती है कि देखो, तुम्हारे इस बैड टेम्पर को सिर्फ और सिर्फ रैनन ही सहन कर सकती है और कोई भी नहीं। बेचारी रैनन, अच्छा हुआ तुमने उसे डाइवोर्स दे दिया। फिर हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर रैनन नूडल्स में से ग्रीन अनियंस को निकाल रही होती है एक एक कर। इतने में डेज़ी आकर उसे बोलती है कि अगर तुम्हें ग्रीन नूडल्स नहीं खाने हैं तो फिर उन्हें ढाला ही क्यों करती हो। एंड यहाँ पर रैनन उसे समझा रही होती है कि तुम्हारे भैया को ग्रीन नूडल्स खाना पसंद नहीं है, लेकिन उनका टेस्ट उन्हें नूडल्स में बड़ा पसंद है, तो मैं बस उन्हें अलग कर रही हूँ। फिर वापस से हम प्रेजेंट में सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर डेज़ी अपने भाई लियो से कह रही होती है कि क्यों, अब तो तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना। लियो कहता है कि रिग्रेट, और सिर्फ एक बाउल के नूडल्स पर, भूल जाओ कि मैं रिग्रेट करने वाला हूँ, और ऐसे भी ये नूडल्स नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। डेज़ी यहाँ पे बोलती कोई बात नहीं, अभी तो बस शुरुआत ही हुई है।
इतने में यहाँ पर लियो को रैनन का कॉल आने लग जाता है, जहाँ पे लियो से कहता है कि देखा वो तुम्हें कॉल करने के बदले मुझसे कॉल करके माफ़ी मांगेंगी। एंड वो कॉल उठाते ही रैनन से कहने लगता है कि अगर तुम अभी मुझसे माफ़ी मांगने आई हो तो भूल जाओ, ये अभी बहुत देर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर रैनन उसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल नहीं करती, वो उसे इन्फॉर्म कर रही थी कि मैंने तुम्हारी कंपनी को छोड़ दिया है, तो फिर तुम्हें जल्द ही कोई नया चीफ डिज़ाइनर को ढूंढना होगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो शॉक हो जाता है, उसे लग रहा होता है कि शायद से बस मुझे डरा रही है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे कंपनी से कॉल आ जाता है, जहाँ पर मैनेजर उसे बताने लगता है कि आपकी वाइफ ने रिज़ाइन कर दिया है और उनके बिना हम ये प्रोजेक्ट्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपके वाइफ के बिना अब हमारी कंपनी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर वो गुस्से में कॉल कट कर देता है और सोचने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी उसे बोलने लगती है कि देखा इस बार वो गई है तो बहुत सीरियसनेस में गई है। यहाँ पर बाद में वो उसे कहने लगता है कि डेजी तुम्हें नहीं पता है, ये जानबूझ कर रिज़ाइन कर रही है ताकि मैं अपने डाइवोर्स एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर डेजी समझ जाते हैं कि इसके भाई के पास तो दिमाग ही नहीं है। रैनन उसे छोड़ रही है और उसे लग रहा है कि रैनन वापस उसके पास आने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे कहने लगती है कि भगवान ने जब तुम्हें नीचे भेजा होगा ना तब तुम्हारे दिमाग में ब्रेन ही नहीं डाला होगा। लियो कहते कि तुम क्या कहना चाहती हो? डेजी कहती है कि ये कि तुम्हारा दिमाग बर्बाद हो चुका है। एंड जाते जाते यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि अगर कोई तुम्हें पूछे ना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो प्लीज़ ना कह देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई समझे कि मेरा भाई एक मेंटली रिटार्डेड इंसान है। लियो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं पर रोक लेता है कि देख लेना, वो अपनी लाइफ बहुत माइजरेबली स्पेंड करेगी और वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी ताकि मैं एक बार फिर से उसके साथ रहूँ। दूसरे हम यहाँ पर रैनन को देखते, जहाँ पर एजेंट उसे उसकी न्यू 50 मिलियन प्रॉपर्टी के कीज दे रही थी और उसे कंग्रेचुलेट कर रही थी। यहाँ पर रैनन जाती रहती है, इतने में यहाँ पर उसे डेजी का कॉल आ जाता है। डेजी उसे कहने लगती है कि प्लीज़ तुम रिज़ाइन करने से रोक सकती हो, क्योंकि तुम्हारे बिना कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, तुम्हारे बिना हमारे कोई प्रोजेक्ट्स बढ़ ही नहीं पाएगी। तुम 4 साल से मेरी कंपनी में थी, इस वजह से हमारी कंपनी इतना ज़्यादा डेवलप हो रही थी, लेकिन तुम्हारे बिना तो मुझे लगता है कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। यहाँ पर रैनन उसे बोलने लगती है कि देखो मैंने 4 सालों से भी ज़्यादा इस कंपनी को डेडिकेट किए और मुझे लगता है कि शायद से तुम्हारा भाई लियो कुछ ना कुछ सीख ही गया होगा। और रही बात डाइवोर्स की, वो अब हो चुका है, तो मैं वहाँ पर तुमसे यानी कि तुम्हारे भाई से और फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन हाँ मेरा और तुम्हारा रिलेशन हमेशा ही वैसा रहेगा। दूसरा हम यहाँ पर चान को देखते हैं, जो कि हमारे इस मूवी का मेन लीड होता है। यहाँ पर वो अपने सेंसे से कहने लगता है कि लगता है मिसेस रैनन ने उस कंपनी को छोड़ दिया है और ये खबर पक्की है, तो सबसे पहली मीटिंग उनकी मेरे साथ करवाओ, मैं उन्हें परस्यू करना चाहता हूँ अपनी कंपनी में आने के लिए। और यहाँ पर उन दोनों का आमना सामना होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रैनन चली जाती है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर वो प्लेन वाइट ड्रेस को देखती है और उसे पास की बातें याद आने लग जाती है, जहाँ पर लियो स्पेशली उसके लिए ये प्लेन वाइट ड्रेस लेकर आया था एज ए गिफ्ट। लेकिन ये इतनी प्लेन होती है कि रैनन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट लियो को ये चीज़ पसंद आती है क्योंकि वो एकदम प्लेन और सिंपल होती है और वो कहता है कि तुम तो इससे बड़ी अच्छी लगती हो। फिर बाद में यहाँ पर वो साफ आकर उसे कहने लगती है कि ये ड्रेस हमारा न्यू ड्रेस है, ये ड्रेस ज़रूर आप पर बहुत सूट होगा और मिस्टर लियो को भी बड़ा पसंद आएगा। लेकिन यहाँ पर रैनन को वो ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनी होती। दूसरा हम यहाँ पर उस शोरूम में शीन को भी देखते हैं, जहाँ पर शीन रैनन के पास चली आती है एंड उससे कहती कि क्यों तुम्हें अब तक ये लगता है ना कि उसे वाइट ड्रेस में लोग पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उसे मैं पसंद हूँ। मैं वाइट ड्रेस में उसे बहुत अच्छी लगती हूँ और तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसके पास ये ड्रेस पहनकर चली जाओगे तो तुम उसे इम्प्रेस करती हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पसंद करता है। यहाँ पर रैनन उसे बोलने लगता है कि हाँ तुम्हारी चॉइस और उसकी चॉइस सेम ही है, तुम दोनों एक दूसरे को ही पसंद कर सकते हो। और तुम्हें पता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम लियो को छोड़ के तब चली गई थी जब लियो का करियर एकदम खत्म हो चुका था और उसके पास पैसे नहीं बचे थे, तब मैं वहाँ पर उसके साथ खड़ी थी और तुम वापस आ गई हो क्योंकि उसका करियर एकदम डेवलप और सेटल्ड हो चुका है। मुझे और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि तुम उसके पास आखिर क्यों हो। यहाँ के स्टाफ भी बाद में शीन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। दोस्तों यहाँ पर रैनन को एक ड्रेस पसंद आती है, तो फिर वो उसे ट्राई करने की कोशिश करती है और वो एक बहुत प्यारी सी रेड कलर की ड्रेस होती है। यहाँ पर जो स्टाफ थी वो सभी लोग कहने लगती है कि हाँ ये कलर आप पर बहुत उठेगा और आपकी बॉडी साइज पर भी जाएगा। इतने में ही रैनन जाने वाली थी तो फिर यहाँ पर शीन उससे उल्टा सीधा बोलने लगती है एंड कहती कि कर लो, तुम्हें लगता है तुम अपने फैशन सेंस चेंज कर दोगे तो फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। रैनन यहाँ पर शीन से कहने
लगती है कि देखो, तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि मेरे एक्स हस्बैंड को परस्यू करने की कोशिश कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम चाहो तो दिन रात उसके साथ रह सकती हो, और हाँ, बार बार यहाँ पर आकर मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि ये चुगलीबाजी करने के अलावा मेरे पास और भी काम है। लेकिन इतने में यहाँ पर हम छान को आते हुए देखते हैं, जहाँ पर स्टाफ की नज़र छान पे पड़ जाती है, क्योंकि छान की वॉच, उसके कपड़े बहुत एक्सपेंसिव में काउंट होते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर शीन छान को देख लेती है। उसे लग रहा होता है कि उसने छान को कहीं तो देखा है, और उसे ये भी लग रहा था कि छान उसके पास आ रहा है, लेकिन यहाँ पर छान उसे इग्नोर करके चला जाता है रैनन के पास में। और तो यहाँ पर शीन कॉल लगा लेती है आंटी को, यानी कि लियो की मम्मा को, और इसे कहने लगती कि आंटी, मैं बहुत जल्दी एलवी की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर चॉइस नहीं कर पा रही हूँ कि आखिर मैं कौन से कपड़े लूँ, तो फिर क्या प्लीज़ यहाँ पर आकर मेरी हेल्प कर सकती हो। दूसरा यहाँ पर रैनन होती है, जो कि छान से बोलती है कि तुम यहाँ पर मुझे ढूंढने आए हो या फिर पीछे खड़ी लड़की को। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है, पीछे खड़ी लड़की को? मेरी नज़र तो उस पर गई ही नहीं है, मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों पर जाया करती है। ये बात सुनते ही यहाँ पर रैनन को हंसी आ जाती है, एंड वो कपड़े ट्राई करने के लिए चली जाती है, और छान यहाँ पर उसका वेट करता है। और तो यहाँ पर शीन होती है, जो बार बार उससे चिपकने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसके साथ बात कर सके और उनके रिलेशन के बारे में पता कर सके। शीन यहाँ पर चांद से कहने लगती है कि देखो, मैं तुम्हें खाली वार्न कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या और तुम्हारे साथ रैनन का रिलेशन क्या है, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि इसका डिवोर्स हो चुका है और ये बहुत चालाक है, तो मैं तुम्हें वार्न इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम उससे दूर रह पाओ और तुम उसके जाल में ना फंसो। चांद बोलने लगता है कि रैनन का डिवोर्स हो गया है। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो मन ही मन खर्च होने लगता है। तो फिर शीन उससे कहती है कि हाँ, मुझे तो लगता है कि उसे तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि वो तो शादीशुदा है। यहाँ पर छान उसे बोलने लगता है कि क्या तुम्हें किसी डेंटिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छे डेंटिस्ट को जानता हूँ। शीन को यहाँ पर छान की बात समझ नहीं आती, तो वो उसे पूछने लगती है, एंड छान यहाँ पर उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही है। एंड यहाँ पर शीन को फिर गुस्सा आने लगता है। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, और वो चली जाती है लियो के पास में कहने के लिए कि देखो ना, रैनन ने एक प्रिटी बॉय को यहाँ पे बुलाया ताकि वो दोनों मिलकर मुझे बुली कर सके। छान यहाँ पर सोचने लगता है कि ये तो रैनन का एक्स हस्बैंड हुआ, तो फिर अगर रैनन उसे यहाँ पर देखेगी तो वो उदास हो सकती है। और दूर से यहाँ पर इतने में ही रैनन की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी स्टाफ रैनन की तारीफ करने लगती है। और तो यहाँ पर रैनन को छान और लियो दोनों के दोनों देखे जा रहे थे। और तो यहाँ पर लियो शीन को पीछे छोड़कर चला जाता है रैनन के पास में, एंड कहने लगता है कि देखो, अगर तुम चाहो और तुम इतना मेहनत जो कर रही हो तो मैं तुम्हें मौका देने के लिए रेडी हूँ। एंड वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि रैनन उसके साथ जा, लेकिन यहाँ पर रैनन लियो के साथ जाने के बदले छान के पास चली जाती है, एंड उससे पूछती है कि ये कैसा दिख रहा है। छान उसे कहता है कि ये तुम पर बहुत अच्छा जच रहा है, पहले वाले कपड़ों से और भी ज़्यादा। यहाँ पर रैनन कहने लगता है कि हाँ, वो पास्ट कपड़े मेरी पास्ट मेमोरीज को होल्ड करती थी जो मुझे फिलहाल नहीं याद करनी, इसलिए मैं पास्ट को बुला रही हूँ। लियो यहाँ पर उसे कहने लगता है कि तुम जा कहाँ पर रही हो। तो फिर यहाँ पर रैनन उसे बोलने लगती है कि अगर तुम मुझसे दूर जाओ तो बेहतर होगा, ऐसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है, और उसके बाद में तुम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे और मैं तुम्हारे पास वापस से पैक करते हुए आ जाऊँगी। ये इम्पॉसिबल है, और ऐसे भी मुझे टच करना बंद करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जीन हमें देख रही है। इतना बोलकर वो वहाँ से छान के साथ चली जाती है, जहाँ पर लियो को बहुत गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में हम यहाँ पर रैनन और छान को एक साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग रेस्टोरेंट में गए थे और अपनी पास्ट की बातें और प्रेजेंट की बातें और बिजनेस को लेकर बात कर रहे होते हैं। रैनन से कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब तुमने उस ज्वेलरी पीस को लॉन्च किया था और इसमें मैंने तुम्हारी मदद की थी। एंड यहाँ पर बाद में हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर छान जो है एक ज्वेलरी पीस को स्केच कर रहा था और वो अपने डैड से उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसके डैड उस चीज़ का अप्रूवल दे ही नहीं रहे थे। इतने में यहाँ पर वो देख लेता है रैनन को, जो कि उस ज्वेलरी के स्केच को देख रही होती है। बाद में यहाँ पर लियो को बताने लगती है कि तुम ज़रूर अंकल वैंग के बेटे हो, और रही इस स्केच की बात, ये अच्छा तो है लेकिन अभी भी इसमें कोई कमी है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपग्रेड कर सकती हो। लियो कहता है कि जो तुम्हारी मर्जी हो और जैसा तुम्हें करना हो तुम कर सकती हो। रैनन कहते हैं कि लेकिन इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। लियो कहते हैं कि अगर ये पीस मैंने लॉन्च किया तो इसका जो प्रॉफिट होगा मैं तुम्हें इक्वली डिवाइड कर देंगे। रैनन कहते कि नहीं नहीं, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे एक मील के साथ में ट्रीट कर देना। एंड यहाँ पर उस ज्वेलरी पीस को रैनन और भी ज़्यादा एनहेंस कर देती है, जहाँ पर उसके जो सेल्स है बढ़ने लग जाते हैं।
फिर यहाँ पर जो है वो रैनन को सजेस्ट करने लगता है कि क्यों ना प्लीज़ तुम मेरी कंपनी में आकर काम करो। तो फिर वो कहते हैं कि तुम इतने स्मार्ट तो हो, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। यहाँ पर लियो से बोलने लगता है कि नहीं, मैं भले ही इतना अच्छा हूँ स्केच में लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। अगर तुम वहाँ पर आओगी तो मेरे बहुत सारे काम हो सकते हैं और ऐसे भी मैं तुम्हें अपना पार्टनर भी बना सकता हूँ। एंड यहाँ पर रैनन बाद में सोचने लग जाती है। दोस्त हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है। एंड यहाँ पर वो पास की बातों को याद कर रहा था जब रैनन ने उसका हाथ पकड़ने के बदले चान का हाथ पकड़ लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रैनन उसके साथ ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि 4 साल के ज़्यादा भी वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में रहे तो रैनन के लिए लियो को छोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर रैनन तो मज़े की लाइफ जी रही थी। इतने में यहाँ पर आ जाती है डेजी जो कि उसे बताने लगती है कि बहुत बड़ी संकट आने वाली है हम सब पर। फिर यहाँ पर वो रैनन की न्यू कंपनी में एंट्री करने की बातों को करने लगती है। तो फिर यहाँ पर लियो कहता है कि करने दो ना, उसे जहाँ जॉब करना है वो करे। तो फिर डेजी उसे बताती है कि वो एलवी के काम में एज ए चीफ डिज़ाइनर काम करने वाली है। तो तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा टक्कर और कंपटीशन होगा। ये बात सुनते यहाँ पर लियो को बड़ा गुस्सा आ जाने लगता है। लियो को यहाँ पर कोई कॉल कर रहा था लेकिन लियो उस कॉल को इग्नोर कर लेता है। डेजी यहाँ पर उस कॉल को देख लेती है और वो कॉल कर रही होती है शीन। यहाँ पर डेजी लियो से कह देती है कि अपने इस पर्सनल मैटर को जल्दी से सॉल्व करो। और हाँ, मैं एक ही चीज़ तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इस पर्सनल लाइफ की वजह से मेरी इस प्रोफेशनल लाइफ खराब हो, यानी कि ये कंपनी बैंक करप्ट हो जाए। आज ना कल से होना ही है, लेकिन हाँ, मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि इतना जल्दी भी ये कंपनी बैंक करप्ट नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर लियो कॉल पिक कर लेता है शीन का, जहाँ पर शीन उसे कह रही होती है कि मैंने तुम्हें फ़ोटो भेजी है कि क्या प्लीज़ तुम्हें बता सकते हो कि मैं उनमें से कौन सी लिपस्टिक लूँ। यहाँ पर लियो को गुस्सा आ जाता है एंड वो उस पर चिल्ला उठता है। कहता है कि इतनी सी बात के तुम मुझे बार बार फ़ोन किए जा रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिपस्टिक चूज़ करने के लिए बैठा हूँ? मैं कंपनी में काम करने के लिए आया हूँ। एंड गुस्से में यहाँ पर वो उसका फ़ोन कट कर देता है। लियो यहाँ पर पास की बातों को याद करने लगता है जहाँ पर रैनन उसके लिए डिज़ाइंस बनाकर आया करती थी एंड उसे उनमें से एक चूज़ करने के लिए कहती थी। लियो यहाँ पर उसे कहता था कि जो भी तुम चूज़ करोगी वो एकदम हिट ही होगा। एंड यहाँ पर रैनन उसे कहती कि ठीक है मैं चूज़ कर लूँगी। इतना बोलकर वो जाने लगती थी तो फिर लियो उसे रोक लेता था एंड कहता था कि तुम्हें पास कुछ इसके अलावा बोलने के लिए है नहीं। रैनन कहते कि अगर तुम्हें याद ना हो मैं तुमसे पहले कहा था कि प्रोफेशनल मैटर कंपनी में होगा, प्राइवेट वाले नहीं। प्राइवेट वाली बातें जो भी होंगी वो कंपनी के बाहर। और यहाँ पर हम उन दोनों को एक साथ बहुत खुश देखते हैं। दूसरा यहाँ पर लियो घर पर आ जाता है जहाँ पर अभी भी वो रैनन के बारे में सोच रहा था और अपनी कंपनी से परेशान आ गया था। इतने में यहाँ पर उसे रैनन की आवाज़ आती है। वो पीछे रैनन को देखकर शॉक हो जाता है। रैनन के हाथ में यहाँ पर फ्लावर वास होता है जिसमें रोजेस भी रखे हुए थे, लेकिन अचानक से रैनन गायब होने लगती है और उसे खाली फ्लावर वास दिखता है जिसमें जो रोजेस थे वो अब तो मुरझा भी गए थे। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की और मेरे साथ डिवोर्स करने की। भले ही मैंने उसे डिवोर्स के लिए कहा हो लेकिन वो मुझे ना तो बोल सकती है ना। लेकिन क्या पता मैं कुछ दिन और रुकूं तो वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाए। इतने में यहाँ पर लियो शीन को देखता है जो कि उसके लिए डिनर लेकर आई होती है। यहाँ पर लियो से पूछता है कि तुम्हें खाना बनाना कब से आ गया। तो वो बताने लगती है कि 4 साल मैं जब अब्रॉड में रहती थी तब मैंने यहाँ पर ये खाना बनाना एक स्पेशल शेफ से सीखा हुआ था। तुम चाहो तो तुम टेस्ट करके बता सकते हो। एंड यहाँ पर लियो इस खाने को टेस्ट करने लगता है और कहता है कि ये तो टेस्टी बना है। मनी मनी यहाँ पर शीन कह रही होती है टेस्टी लगेगा ही ना, 5 स्टार होटल से जो मैंने मंगवाया। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे खांसी आने लगती है और वो कहता है कि इसमें पीनट है क्या, और इधर वो बेहोश हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि उसे पीनट से एलर्जी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर लियो पहुँच जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पर उसके फेस पर उसके बॉडी पर बहुत सारे मार्क्स आ जाते हैं उस पीनट की एलर्जी की वजह से। डेजी यहाँ पर लियो से कहने लगती है कि अरे वो तो तुम्हारी लवर है, तो उसे इतना भी नहीं पता कि तुम्हें पीनट से एलर्जी है और तुम कहते हो कि वो तुमसे प्यार करती है। यहाँ पर लियो को गुस्सा आने लगता है एंड वो कहता है कि ऐसा मत कहो, ऐसे भी 4 साल से मुझे कहाँ ही कुछ एलर्जी हुई है। तो फिर डेजी उसे बताती है कि अरे 4 साल से तुम्हें कौन फीड कर रहा है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी एक्स वाइफ रैनन, और उसे पता है कि तुम्हें पीनट से एलर्जी है तो वो तुम्हारे खाने का ध्यान बड़े अच्छे से रखा करती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि हो सकता है कि वो शायद से भूल गई हो। डेजी बोलते कि हाँ भूल गई हो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्यार में लोग ध्यान दिया करते हैं और वो तुम्हारे पास पैसों के लिए। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। और तो और देखो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अभी तक तुम लोगों ने डाइवोर्स पेपर्स को साइन किया ही है लेकिन वो जो प्रोसेस है वो 30 डेज के बाद एंड होने वाला है, तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। तुम उसके साथ जा सकते हो और डाइवोर्स को विड्रॉ करवा सकते हो।
खाली तुम्हें उसे बस प्लीज करना होगा। लियो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि प्लीज उसे और मैं करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। मैंने कौन सी गलती की है? उसने खुद ब खुद डाइवोर्स पेपर्स को साइन किया। मैं कह रहा हूँ कि वो बस अटेंशन की भूखी है, वो चाहती कि मैं उसके पास आऊँ, इसलिए वो इतने दिनों से मेरा वेट कर रही है। लेकिन देखना कुछ दिन और रुक जाओ, वो खुद ब खुद आ जाएगी। मैं तो कहता तुम मेरा एक फोटो निकालो और उसे भेज दो, देखना किसी दौड़ती हुई मेरे पास चली आएगी। डेजी कहते कि तुम्हारे पास ये आइडियाज अच्छे हैं एंड यहाँ पर वो उसके फोटोज निकालने लगती है, जहाँ पर लियो ऐसा नाटक करता है कि जैसे आज ही वो बनने वाला हो। फिर बाद में यहाँ पर रनन उसी हॉस्पिटल में होती है, साथ ही साथ डेजी की फोटोज वो देख लेती है एंड डेजी ने उसे ऑडियो भेजा होता है कि मेरे भाई को पीनट से एलर्जी थी और वो बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है, क्या प्लीज़ तुम आकर उसे एक विजिट दे सकती हो। यहाँ पर रनन सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पर खुद के बॉडी चेकअप के लिए आई हूँ, काश मैं उनके सामने मिल ना जाऊँ, वरना ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर लियो को देखना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर वो मैसेज डाल देती है डेजी को कि नहीं नहीं, मेरे पास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तुम मुझे तभी बुलाना जब वो मर जाएगा, मैं उसे आखिरी विजिट देने के लिए तो ज़रूर ही आ सकती हूँ। दूसरा यहाँ पर डेजी को नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, जहाँ पर लियो से कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि वो कैसे उतावली हो जाएगी मुझसे मिलने के लिए, अब ज़रा देखो उसने क्या लिखा है। एंड यहाँ पर उसने ऑडियो भेजा होता है, तो वो ऑडियो को सुनने के बाद यहाँ पर लियो शॉक में आ जाता है और सीधा अपने फ़ोन से उसे टेक्स्ट कर देता है कि अभी के अभी यहाँ पर आओ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा स्पॉइल करके रख दिया। लेकिन उसका मैसेज जाता ही नहीं है क्योंकि रनन ने उसे ब्लॉक जो कर दिया था एंड उसे पता चल जाता है कि रनन ने उसे ब्लॉक किया है। ये सोचते उसका पूरा दिमाग खत्म हो जाता है। हम यहाँ पर शीन और आंटी को भी देखते हैं जो कि उस हॉस्पिटल में थी। आंटी यहाँ पर शीन से कहने लगती है कि मुझे तो लगता है ज़रूर उस रनन ने उसके अंदर कुछ मिलाया होगा। तो फिर शीन कहती है कि आंटी मेरा क्या? तो फिर आंटी यहाँ पर शीन से कहती है कि अरे तुम तो बड़ी अच्छी हो, मैं तुम्हारे बारे में कहा कुछ कह रही हूँ। इतने में यहाँ पर वो लोग रनन को आते हुए देखते हैं। आंटी यहाँ पर रनन से गुस्सा करने लगती है एंड बोलती है मुझे लगा ही था तुम मेरे बेटे के बिना तो रह नहीं पाओगी, जाओ और जाके उसकी देखभाल करो। एंड वो उसका हाथ खींचने लगती है, जहाँ पर गुस्से में रनन जोर से चिल्ला के उन्हें उनका हाथ छोड़ने के लिए कहती है एंड ये आवाज़ उसके रूम तक चली जाती है, यानी कि लियो के रूम तक। एंड वो लोग समझ जाते हैं कि ये तो रनन की आवाज़ है। लियो यहाँ पर डेजी से कहता है कि देखा वो तो ऑडियो तुम्हें बस ऐसे ही भेज रही थी, अब देखना कैसे वो मुझसे मिलने के लिए आ रही है। एंड यहाँ पर खड़े होकर वो लोग उनकी बातों को सुनने लगते हैं, जहाँ पर रनन चिल्लाकर आंटी से कह रही होती है कि मैं यहाँ पर आपके बेटे को देखने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर अपने पर्सनल एग्जामिनेशन के लिए आई हूँ और आप यहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती उसके पास मत भेजिए, मुझे उसे देखने का कोई शौक नहीं है। लियो यहाँ पर उसकी इन बातों को सुनकर शौक हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर रनन कब से बदल गई। पास में मुझे छोटी सी भी बीमारियाँ हुआ करती थी तो वो कितनी नर्वस हो जाती थी, मुझसे ज़्यादा तो वो घबराती थी। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर रनन आ जाती है लियो को देखने के लिए। लियो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे नॉर्मल सा फीवर ही हुआ है। लेकिन रनन उसे कहती है कि नॉर्मल सा फीवर बढ़ भी सकता है और मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। लियो से बोला था कि फ्यूचर में अगर हम दोनों अकेले हो गए तो। रनन कहती है कि ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगी, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी और ना मैं तुम्हें मुझे छोड़ने दूंगी। यहाँ पर लियो की बातों पर हंसने लगता है। फिर बाद में वापस हम प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर डेजी लियो से कह रही होती है कि वो पास की बात ही थी भैया, जहाँ पर रनन आपसे प्यार किया करती थी लेकिन अब वो आपसे प्यार नहीं करती, बस आप ही हो जहाँ पर ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो आपके पास वापस आएगी, लेकिन मुझे पता है कि वो मूव ऑन हो चुकी है। यहाँ पर लियो को रियलिटी चेक मिल जाता है कि रनन अब उसके पास नहीं आने वाली है एंड यहाँ पर वो घबराने लग जाता है एंड कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने में ही शीन वहाँ पर उस रूम के दरवाजे पर आ जाती है, जहाँ पर वो लियो को देखते कि लियो डेजी का फ़ोन ले लेता है एंड कॉल लगा लेता है रनन को, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें मौका देने के लिए रेडी हूँ, जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। लेकिन रनन उसे मना कर देती, ये कहते हुए कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। लियो गुस्से में आकर कहता है कि चुपचाप घर पर आ जाना वरना मैं तुम्हारे सारे सामान फेंक दूंगा। एंड ये सारी चीज़ें देखकर शीन गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अभी तक तो वो मुझ पर लट्टू हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर तो अभी भी उसका दिल रनन से चिपका हुआ है। इसके बाद में शाम हो जाती है, जहाँ पर रनन आ जाती है लियो के घर पर एंड लियो से पास की बातें याद दिलाने लगता है उसकी कैट को लेकर। रनन उसे साफ साफ कह देती है कि वो पास की बात ही थी, मैं यहाँ पर अपने सामान वापस लेने के लिए आई हूँ और ऐसे भी कुछ दिनों में हमें यहाँ पर मैरिज ब्यूरो जाना है अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए। यहाँ पर लियो से रोक देता है एंड कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, तुम मुझसे क्यों जुदा होना चाहती हो, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम तो मेरे पास वापस आना ही नहीं चाहती हो। रनन यहाँ पर उसे
कहते थे कि तुमने मुझे सब कुछ दिया, लगता है तुम भूल रहे हो। अगर तुम्हें पता ना हो तो ये कंपनी की शुरुआत मुझसे ही हुई थी, जहाँ पर मेरे डिज़ाइन की वजह से तुम्हारी कंपनी को फंडिंग्स मिली थी और तुम्हारी कंपनी टॉप 1 पर आई थी, और मेरे रहते ये सारी चीज़ें पॉसिबल थी। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए मैंने अब्रॉड की ट्रिप कैंसिल की थी, जहाँ पर मुझे अब्रॉड जाकर डिज़ाइन को और भी डिटेल में स्टडी करना था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं वो छोड़कर तुम्हारी कंपनी के लिए काम कर रही थी। यहाँ पर मैं लियो से बोलना था कि ठीक है, तुम्हें कंपनी चाहिए ना, मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा, तो प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। रानन कहते कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए हूँ। तो फिर यहाँ पर लियो उसे सोफा पर लिटा देता है, जहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रानन उसे मना कर देती है। ये कहते हो कि प्लीज़ मेरे साथ कुछ करो मत, वरना मैं तुम्हें और भी हेट करने लगूंगी। एंड यहाँ पर लियो हट जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील करता है। इतने में यहाँ पर रानन को चान का कॉल आ जाता है एंड वो उससे बात करने लगती है। ये कहते हो कि कुछ ही टाइम में हम मिलेंगे, एंड लियो उसका कॉल फेंक देता है और उसका कॉल ऑन ही होता है, जहाँ पर चान उनकी दोनों की बातें अच्छे से सुन पा रहा था। लियो से बोलने लगता है कि वो वही इंसान है ना जो हमें उस स्टोर में मिला था, क्या तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है? मुझे तो लगता है तुम दोनों ने किस भी किया होगा और नाइट भी स्पेंड किया होगा। तुम मेरे साथ कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन तुम भूलो मत, हमारा डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, जहाँ पर तुम किसी और के मैन के बेड पर चढ़ कर जाओ। एंड यहाँ पर बाद में वो उसके बटन्स को अनबटन करने लगता है। इतने में यहाँ पर चान दरवाजे को पीटने लगता है एंड कहता है कि अगर तुमने रानन के साथ कुछ भी किया तो याद रखना, मैं पुलिस को बुला दूंगा। फिर यहाँ पर लियो रुक जाता है और रानन से कहने लगता है कि अब मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे जहाँ पर तुम अपने हस्बैंड के बदले ही उसे चूज करोगी। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुमने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है क्या? रानन कहती है कि हाँ, बांध ली थी 4 साल पहले, जब मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी, न जाने क्या सोचकर मैंने अपने चारों के 4 साल वेस्ट कर दिए। इतना बोलकर वो बाहर चली जाती है, जहाँ पर चान उसे कार में जाकर वेट करने के लिए कहता है, तो वो कार में वेट करने के लिए चली जाती है। एंड यहाँ पर चान जोर से लियो को एक पंच मार देता है एंड कहते हैं कि खबरदार, अगर वापस तुमने रानन के साथ कुछ करने की कोशिश की या फिर उसके साथ बदतमीजी से बात करने की कोशिश की भी तो। इतना बोलकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर लियो कहता है कि देखना, तुम दोनों के दोनों बहुत रिग्रेट करोगे। लियो ने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, जहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। शीन भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती ही है कि इतने में यहाँ पर लियो होश में आ जाता है, जो उसे अपने आप से दूर करता है। शीन यहाँ पर उसे समझाने लगती है कि अगर मुझे अब्रॉड जाना पड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से है, उन्होंने मुझे फोर्स किया था। लियो से कहने लगते कि अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स को पता था कि मेरी कंपनी तभी ही बैंकरप्ट जाने वाली है जब उन्होंने तुम्हें अब्रॉड भेजा था। यहाँ पर शीन का मुंह बंद हो जाता है। शीन उसे कहते कि अब तो मैं वापस आ चुकी हूँ ना, और तुम उसके बदले मुझे चूज़ कर सकते हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, रानन मेरी वाइफ है और ये बात तुम्हें चूज़ करने की, तो फिर तुम रानन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो चली जाती है। इतने में डेजी आकर उसे लात से मारती है एंड कहती है कि अगर मुझे पता होता ना कि तुम दोनों का पहले से अफेयर चल रहा है, तो मैंने कभी भी अपनी फ्रेंड को तुमसे मिलवाया नहीं होता। तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्म आती है उसके सामने जाने से और उसके साथ बात करने से और उसके बारे में तुम्हें कुछ बताने से भी। इतने में यहाँ पर वो चला जाता है पार्किंग लॉट पर रानन के लिए बुके लेकर, और यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती बात करने के लिए चले जाना चाह रहा था। इतने में यहाँ पर चान आ जाता है, जो उन दोनों को उनसे दूर करता है। लियो कहते हैं कि रानन प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे बस तुमसे बात करनी और तुमने समझाना है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा और उसका अफेयर चल रहा था, मैं उसके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड था, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई उसके बाद से बिल्कुल नहीं, मुझे उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस जाता हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। रनन यहाँ पर उसका बुके हटाकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतना बड़ा डिसीजन लोगे उसके बाद वापस मेरे पास आओगे तो मैं क्या तुम्हारी बात मान लूंगी? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लियो उसे कहने लगता है कि यहाँ पर आकर मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम मुझे माफ़ करने के लिए रेडी ही नहीं हो, आखिर मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। चान भी यहाँ पर होता है जो लियो को वार्निंग देने लगता है। लियो कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे वार्न करने वाले? चान कहते हैं कि अगर इतना ही है तो मुझे चक्कर देकर देखो। इतना देकर बोलकर वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर लियो उनसे कहता है कि तुम सच में क्या इस लड़की के लिए मुझे छोड़कर जा रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस बार तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली में बिल्कुल नहीं आने दूंगा। एंड यहाँ पर वो दोनों लियो को इग्नोर कर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर वो दोनों एक ही कंपनी में आ जाते हैं, जहाँ पर लियो जो है असिस्टेंट से कहने लगता है कि देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एलवी के प्रेसिडेंट से मिलना है, मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इंसान मुझसे पहले मिले। यहाँ पर बाद में असिस्टेंट बताने लगता है कि प्रेसिडेंट तो यही है, यानी कि
कि छान, और छान यहाँ पर लियो से कहने लगता है क्यों हो गया तुम्हारा ऐसे होशियारीबाजी कर कर, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लियो को यहाँ पर डेजी का कॉल आ जाता है जो उसे कंपनी में बुला रही होती है। फिर बाद में वो वहाँ से चला जाता है। रैनन यहाँ पर छान से कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम एलवी में नॉर्मल से एम्प्लॉय रहोगे जो कि डिज़ाइंस बनाते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी एस्टैब्लिश कंपनी के प्रेसिडेंट रहोगे। दोस्तों यहाँ पर छान को उसका असिस्टेंट उसका शेड्यूल बता रहा होता है, लेकिन छान का ध्यान यहाँ पर इसमें होता है कि आखिर वो रैनन को क्या गिफ्ट दे। यहाँ पर हम वापस से शीन को देखते हैं जो कि आंटी के साथ होती है एंड वो उसे कह रही होती है कि देखना ये कंपटीशन में जीत कर ही रहूँगी। उसके बाद में यहाँ पर सभी कंपनीज लियो के साथ में कोलैबोरेशन करेंगे। इतने में यहाँ पर उस कॉम्पिटिशन में रैनन भी आ जाती है, तो वो लोग पूछते हैं उससे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर यहाँ पर रैनन बोलते कि मुझे तुम्हें ये बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी कहती कि हाँ तुम मेरा ही पीछा कर यहाँ पर आई रहोगी मुझे मनाने के लिए, ताकि मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ वापस पैचअप कर दूँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे बेटे के लिए कोई परफेक्ट मैच है तो वो सिर्फ और सिर्फ शीन है, ना कि तुम। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसे कहती कि मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आई थी कॉम्पिटिशन में जहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। शीन उसे कहते कि सपना देखना बंद करो। इतने में असिस्टेंट आ जाते हैं जहाँ पर शीन असिस्टेंट के साथ में बड़े अच्छे से बात करती है, लेकिन असिस्टेंट यहाँ पर शीन को इग्नोर कर चला जाता है रैनन के पास में। शीन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि शायद से तुमसे गलत फहमी हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया था। तो भी वो कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से पता है कि आपने कॉल किया था और हमारे बॉस आप में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से वो रैनन को लेकर चला जाता है, जहाँ पर शीन सोच में पड़ जाती है कि मुझे तो लगा था कि इनका एक बार डाइवोर्स हो गया तो फिर ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी और लियो मेरा हो जाएगा, लेकिन ये बखेरा तो खत्म ही नहीं हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग इवेंट में होते हैं, जहाँ पर आंटी अपने नेकलेस को सभी के सामने दिखा रही होती है। ये कहते हो कि इसे देख रहे हो, ये चीज़ मुझे गिफ्ट की है मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ ने, यानी कि शीन ने। यहाँ पर वो लड़की बोलने लगती है कि ये तो सबसे कीमती है जो कि डिज़ाइनर जेसिका ने डिज़ाइन किया है, लेकिन ये डिज़ाइन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो शीन ये तुम्हारे पास कैसे आएगा। शीन कहने लगती कि हाँ ये लॉन्च हुआ तो नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी पहुँच कहाँ तक है। लूस हम यहाँ पर छान को देखते हैं जिसके पास वो सेम नेकलेस होता है जो कि जेसिका ने डिज़ाइन किया था। रैनन बोलने लगती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो फिर बाद में छान कहते कि हाँ तुमसे ज़्यादा नहीं और ये तुम पर बहुत सूट करेगा। इसके बाद में वो उसे उस नेकलेस को पहनाते हुए उसे एक प्यारा सा तोहफा दे देता है और रैनन यहाँ पर बाहर आ जाती है। तो फिर डेजी और सभी के सभी लोग यहाँ पर उसके नेकलेस को नोटिस करते हैं। यहाँ पर तो शिनू से बोलने लगती है कि मुझे तो लगता है उस असिस्टेंट ने तुम्हारे लिए फेक नेकलेस को ला दिया होगा, क्योंकि तुम्हें ये नेकलेस बड़ा पसंद आया होगा, लेकिन उसकी औकात ही उतनी है। यहाँ पर लियो को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर शिनू से बोलने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है ये किसी मैन के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। तो फिर इसका और एलवी के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट का चक्कर चल रहा है। लियो यहाँ पर कहने लगता है कि देखो रैनन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रियल वाला दिलवा सकता हूँ, तुम बस मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें रियल वाला दिलवा दूंगा और साथ ही साथ में हम साथ में भी रह सकते हैं। इतने में यहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कहने लगती है कि किसने कहा ये नेकलेस फेक है। इसके बाद में यहाँ पर वो होता है छान और उसका असिस्टेंट। औरत यहाँ पर शिनू से बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस छान को औरत और रैनन को यहाँ से निकाल देना चाहिए। यहाँ पर वो लोग फेक चीज़ें पहन कर आ रहे हैं और ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे हाई पोजीशन पर हो। असिस्टेंट यहाँ पर शीन को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है एंड बोलता है कि लगता है तुम्हें मिस्टर छान की आइडेंटिटी पता नहीं है, वो हमारे एलवी ग्रुप के प्रेसिडेंट है। और एक बात इस नेकलेस की, तुम्हारे पास सब नेकलेस फेक हो सकते हैं लेकिन इस मैडम के पास नहीं, क्योंकि ये खास हमारे छान ने उन्हें गिफ्ट किया है। साथ ही साथ यहाँ पर छान मिसेस जेसिका के आइडेंटिटी को रिवील कर देता है एंड जेसिका कोई और नहीं बल्कि हमारी रैनन ही होती है। आंटी बोलने लगती कि पॉसिबल ही नहीं है, 4 साल से तुम मेरे घर रही हो, मेरे साथ काम किया है और कंपनी में भी ध्यान दिया है, तो फिर तुम यहाँ पर इतनी बड़ी डिज़ाइनर जेसिका कैसे हो सकती हो। लियो भी यहाँ पर कहने लगता है कि हाँ तुमने मुझे इस बारे में कभी बताया ही नहीं। रैनन बोलने लगती है कि हाँ तुमने कभी नोटिस किया ही नहीं कि मेरे डिज़ाइन और जेसिका के डिज़ाइन कितने सिमिलर है। तुम्हें तो बस अपनी कंपनी की प्रगति चाहिए थी ना और प्रोग्रेस चाहिए था। जहाँ पर तुम कौन से डिज़ाइन लगा रही हो, मैं किस एबिलिटी से डिज़ाइन को बना रही हूँ, तुम्हें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। छान यहाँ पर रैनन से कहने लगता है अब यहाँ पर बहस करके कोई मतलब नहीं है, चलो हम स्टेज पर जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर डेजी शीन से पूछने लगती है कि अब तो सच बता दो कि ये नेकलेस फेक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर डेजी जो है वो शीन के जब वो 4 साल पहले अब्रॉड गई थी वहाँ की फ़ोटोज़ बताने लगती है कि वो कितने सारे लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करती थी और कितने सारे लड़कों के साथ रहती थी। वो यहाँ पर शीन कन्फ्रेंस करने लगती है
लियो से कि ये सारी चीजें झूठ है। डेजी कहते कि बस करो, तुम ही कब से झूठ बोले आ रही हो। लियो को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है, शीन को भी गुस्सा आ जाता है। तो वो कहती थी कि हाँ किया है मैंने तुम्हें डिवाइस, किया है मैंने तुम्हें झूठ बोला है, तो इसमें मैं क्या करती, तुम हो ही ऐसे इंसान। और बाद में यहाँ पर वो रैनन की बुराई करने लगती है, जहाँ पर लियो को गुस्सा आ जाता है। तो फिर लियो यहाँ पर शीन का गला पकड़ लेता है एंड कहता है कि खबरदार अगर तुमने रैनन को लेकर एक भी बात कही तो। फिर वो आसपास देखते जहाँ पर सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर वो शीन के गले को छोड़ देता है और यहाँ पर शीन उसे कह देती है कि अगर तुम्हें लगता है कि रैनन तुम्हारे पास वापस आएगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हें ये बोलते हुए, लेकिन अच्छी बात है, जैसे को तैसा मिलना चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। डेजी भी यहाँ पर जाकर अपनी मम्मा को समझाती है। उसकी मम्मा कहती है कि मेरे आंखों पर पट्टी बन गई थी कि मैं उसकी मीठी मीठी बातों में आ रही थी। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक किया है रैनन को घर से निकाल कर। इसके बाद में यहाँ पर लियो घर आ जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। तो फिर डेजी आ जाती है रैनन की डायरी को लेकर और लियो उसे पढ़ने लगता है, जहाँ पर पास की बातें भी बताया जाती है कि एक बार रैनन को बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई थी। उसने लियो को बहुत टेक्स्ट किया था, लेकिन लियो उसे पिकअप करने के लिए नहीं आया था और ना ही देखने के लिए। साथ साथ हमें उस दिन के बारे में भी बताया जाता है जहाँ पर रैनन की कैट मर चुकी थी और लियो को तो उस दिन उस कैट का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एंड उस दिन रैनन ने उसके नेक पर हिकी का मार्क देखा था, तभी वो समझ गई थी कि लियो का कहीं तो अफेयर चल रहा है। लेकिन उसने लियो पर भरोसा रखा और ट्रस्ट किया कि वो लॉयल रहेगा और वो हमेशा उसका साथ देगा। यहाँ पर वो पूरी डायरी को पढ़ने के बाद लियो को बड़ा बुरा लगता है और वो चला जाता है रैनन के पास माफी मांगने के लिए। वो कहता है कि मुझे बस एक और मौका दे दो। एंड यहाँ पर वो उसे चांस की बात करता है, लेकिन रैनन उसे समझाने लगती है। लियो साथ साथ यहाँ पर एक कैट को भी लेकर आया था एंड कहते हैं कि देखो हम इस कैट को वापस से पाल सकते हैं कि टिटो तुम्हारे कैट जैसी दिखती है और हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन रैनन उसे मूव ऑन बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट से आ जाता है जहाँ पर रैनन के हाथों में टिकट्स होती है जो कि यूएस की थी एंड वो यहाँ से बहुत ही उदास होकर जा रही थी। लेकिन इतने में पीछे से आवाज़ आती है चान की और चान के पास भी यहाँ पर यूएस के टिकट्स होते हैं, जहाँ पर रैनन चान को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड वो दोनों एक साथ अपनी फ्लाइट के लिए निकल पड़ते हैं। फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन रैनन और चान की एक नई मूवी की शुरुआत होने वाली होती है।